Good afternoon all. So as we have completed the unit third, that is classification of elements and periodic properties. Now our next chapter, unit 4, that is chemical bonding and molecular structure. तो पहले तो इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं. So in this chapter, chemical bonding, which means how elements combine with each other. जैसा भी हम पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं that there are different elements, और उसमें सिर्फ एक हमारे पास ग्रुप 18 वो एलिमेंट था, दिस ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि नोबल गैसेस हैं विच डू नॉट फॉर्म कंपाउंड्स, राइट. तो इनके बारे में तो हमें पता है दैट दे डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, बट एक्सेप्ट दिस ग्रुप 18, 1 to 17 ग्रुप्स हैं विच डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो उनको कंपाउंड फॉर्म करने की जरूरत पड़ती है. सो वाई कोई भी एलिमेंट इज फॉर्मिंग अ कंपाउंड, वो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, राइट. नाउ दिस यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. In first part we will study about the chemical bonding, that how elements combine with each other, और second part में हम पढ़ेंगे that वो जो molecule, वो जो compound form हो रहा है, what are the structures of that compound, which means molecular structure will be our next part, right. So starting from the chemical bonding part, that why elements combine and what is the starting of this, origin कहाँ से हुआ इसका, originate कहाँ से हुआ. तो अगर हम बात करते हैं chemical bonding की, so in chemical bonding सबसे पहले जो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में बताया, वो है हमारे पास लुइस एंड कॉसेल, जिसको बुक में हमारा नाम दे रखा है लुइस कॉसेल अप्रोच. अब यू कैन से अप्रोच और यू कैन से थ्योरी ऑल्सो, ठीक है. तो पहले तो लुइस कॉसेल अप्रोच क्या है, तो लुइस इज नेम ऑफ साइंटिस्ट, कॉसेल इज ऑल्सो नेम ऑफ साइंटिस्ट. इन दोनों को कंबाइन करके एक थ्योरी बनाई और उसी को बोला लुइस कॉसेल अप्रोच. अब सबसे पहले हमारे पास, हम इनकी थ्योरीज पहले पढ़ क्यों रहे हैं, बिकॉज जो हम यूनिट थर्ड में एलिमेंट्स के बारे में पढ़ के आए हैं, इन दोनों ने ये बताया कि वो जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एक्सेप्ट द नोबल गैसेस. नोबल गैसेस को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड फॉर्म में. तो लुइस कॉसेल कंसेप्ट हमें पढ़ना एक साथ है, बट दोनों ने अपना अलग अलग थ्योरी दिया था. लुइस की थ्योरी इज डिफरेंट, कॉसेल की थ्योरी इज डिफरेंट, बट नॉट थ्योरी बट यू कैन से दोनों ने इंडिविजुअली स्टडी किया है. लुइस ने अपना पार्ट अलग किया, कॉसेल ने अपना पार्ट अलग किया, बट दोनों का जो रिजल्ट है वो सेम है, इसीलिए दोनों को हम एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द लुइस पार्ट. सो अगर हम बात करते हैं लुइस की, जो है साइंटिस्ट का नेम, तो पहले तो लुइस ने बताया क्या, तो अकॉर्डिंग टू लुइस इन्होंने ये बोला कि कोई भी अगर हम एटम की बात करते हैं, और यू कैन से एलिमेंट, अगर हम किसी भी एटम की बात करते हैं तो वो दो पार्ट से मिलकर बना है. फर्स्ट इज कर्नल और दूसरे हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस, ठीक है. तो अगर हम बात करते हैं एटम्स की, तो ये दो चीजों से मिलकर बने हैं, कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम समझ गए कि क्या होता है, कि अगर दिस इज एन एटम, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस का पार्ट और ये हो गया हमारा वैलेंस शेल, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे. तो फिर हमारा कर्नल क्या हुआ, तो कर्नल उन्होंने ये बताया कि कर्नल को हम न्यूक्लियस प्लस इनर शेल्स, तो कर्नल हमारा एटम का वो पार्ट है जो न्यूक्लियस और इनर शेल से बना हुआ होगा. यानी कि अगर मैं इस एटम के स्ट्रक्चर में बात करूं व्हाट इज कर्नल, तो ये हो गया न्यूक्लियस और ये है इनर शेल, राइट. तो यानी कि ये पूरा हिस्सा हमारा कर्नल हो गया, राइट. और जो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पार्ट होंगे. तो अकॉर्डिंग टू लुइस हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो बने होते हैं दो पार्ट से. फर्स्ट है कर्नल जिसमें न्यूक्लियस और इनर शेल इंक्लूडेड होंगे, एंड सेकंड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन माने जाएंगे. अब अगर हम किसी भी एटम की बात करें तो हमेशा फिक्स होगा. जैसे अगर मैं सोडियम एटम की बात करती हूँ, सोडियम इज 2,8,1, विच मीन्स इसके पास 3 शेल हैं. दिस इज न्यूक्लियस, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड थर्ड शेल, राइट. तो 3 इसके पास शेल हैं.
तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज कर्नल, तो कर्नल मतलब एक ये हमारा इनर शेल हो गया, कौन सा वाला, ये सेकेंड, ये वाला भी इनर शेल है विच मीन्स इसको भी इंक्लूड किया जाएगा दिस। तो न्यूक्लियस प्लस इनर इलेक्ट्रॉन्स या बोलो इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स हमारा कर्नल का काम करेंगे, विच मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है कर्नल को। और प्लस अब जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर बचा हुआ है विच मीन्स ये वाला, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो अगर हम सोचे किसी भी एटम के बारे में तो ये फिक्स है कि एटम में हमेशा कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे, राइट। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ लुइस कि उन्होंने एटम के बारे में कुछ इस तरीके से बताया, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू लुइस, अब अगर एटम्स जो है हमारे पास वो कर्नल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, तो लुइस ने क्या किया, एलिमेंट्स के या बोलो एटम्स के सिंबल्स दे दिए जिनको हम लुइस सिंबल बोलते हैं, और उन्हीं सिंबल्स को इन्होंने क्या किया, इन फॉर्म ऑफ डॉट रिप्रेजेंट किया है। तो या तो हम बोलेंगे लुइस डॉट सिंबल और यू कैन सिंपली से लुइस सिंबल, ठीक। अब देखो अगर मैं लुइस सिंबल की बात करती हूँ तो फॉर सोडियम या फॉर लेट अस चेंज दिस, फॉर क्लोरीन दिस इज न्यूक्लियस, ये अंदर हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल हो जाएगा, सेकेंड शेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पे है 7 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लुइस अगर मुझे इसका सिंबल रिप्रेजेंट करना है, मतलब हाउ विल आई रिप्रेजेंट दिस क्लोरीन एटम, तो लुइस ने इसका सिंबल बताया कि कर्नल को हम मतलब इनर शेल और न्यूक्लियस को हम उसी एलिमेंट के सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे अगर ये क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए मैं Cl यूज करूंगी। अब ये जो Cl है ये न्यूक्लियस प्लस इनर शेल इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड होगा कि इसके इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं विद न्यूक्लियस, राइट। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्योंकि इन्होंने अलग पार्ट बताया है, तो हाउ विल रिप्रेजेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वी विल रिप्रेजेंट 7 डॉट, ये रहेगा। तो ये होता है हमारे पास लुइस डॉट सिंबल या बोलो लुइस सिंबल, ठीक है। ऐसे ही अब अगर मैं किसी और एलिमेंट की बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल नाउ अब अगर मैं नियॉन को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, नियॉन, तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, राइट। अब न्यूक्लियस प्लस इनर शेल 2 ही है, तो मैं नियॉन को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट कर दूंगी। अब बैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो 8 है, तो हाउ विल आई रिप्रेजेंट दिस, बाय 8 डॉट। तो ये रहा हमारे पास नियॉन का लुइस सिंबल, ठीक। ऐसे ही अगर सपोज लिथियम की बात करते हैं, लिथियम हो जाएगा हमारा 2,1, एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो फॉर न्यूक्लियस इनर शेल प्लस फॉर लिथियम इनर शेल प्लस न्यूक्लियस लिथियम हो जाएगा। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, तो इसके लिए सिर्फ 1 डॉट रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम है, तो बेरिलियम में यहाँ बना देती हूँ। सो बेरिलियम हमारे पास एटॉमिक नंबर 4 विच मीन्स 2,2। अब इनर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस प्लस इनर शेल को हम कर्नल बोलते हैं जो कि Be से रिप्रेजेंट होगा। अब 2 बचे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखा दो, सो दीज आर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ये है हमारे लुइस सिंबल। बस हमें करना क्या है, सिंबल्स को यूज करो और इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दो सिर्फ वैलेंस वाले, ठीक है। अब लुइस ने अपना जो ये थ्योरी दिया इसका फायदा क्या है, या बोले व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लुइस सिंबल या लुइस डॉट सिंबल। तो सिग्निफिकेंस सिर्फ इतना है कि हम किसी भी सिंबल को देख के उसकी वैलेंसी का पता लगा सकते हैं। अब जैसे 10th तक हम ये कंसेप्ट पढ़ते आते हैं कि इफ वैलेंस शेल में अगर हमारे पास 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो वही उसकी वैलेंसी होगी, या फिर अगर इलेक्ट्रॉन 4 से आगे बढ़ गए तो वी हैव टू माइनस फ्रॉम 8। तो सेम यहाँ पे है। अब देखो अगर मुझे पता है लिथियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं उसके सिंबल को देख सकती हूँ, विच मीन्स इसकी वैलेंसी विल बी 1। बेरिलियम का 2 है विच मीन्स वैलेंसी होगी 2। अब नियॉन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड है, इसकी वैलेंसी होगी 0। तो हम किसी सिंबल को देख के या बोलो लुइस सिंबल को देख के वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि उस एलिमेंट की वैलेंसी क्या है, राइट। अब जैसे अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक ऑक्सीजन,
तो ऑक्सीजन का कर्नल प्लस इनर्शियल मैंने दिखा दिए। अब इसके मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगी बाय डॉट। सो यहाँ पे हमारे पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मुझे इसको देख के पता चल रहा है कि अगर इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है विच मीन्स 8 माइनस 6, तो इसकी वैलेंसी होगी 2, राइट। तो लुईस ने क्या किया, अपने सिंबल के थ्रू एक सिग्निफिकेंस बताई कि यस वी कैन कैलकुलेट द वैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट बाय रिप्रेजेंटिंग इट बाय अ सिंबल। सिर्फ रिप्रेजेंट करो और वैलेंसी देखो उसकी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लुईस का स्ट्रक्चर। अब इन्होंने जो इनर शेल बोला कि इनर शेल का तो इन्होंने जिक्र ही नहीं किया, तो इन्होंने इनर शेल के बारे में क्यों नहीं बताया, उसका रीजन क्या है। तो इनर शेल के बारे में नहीं बताने का सिर्फ ये रीजन है कि अगर मैं कभी भी किसी एलिमेंट की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम, राइट। अब अगर मैं मैग्नीशियम की बात कर रही हूँ तो मैग्नीशियम का पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,8,2। तो अगर मैं बात करती हूँ कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होगी, तो वैलेंसी हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करते हैं। वैलेंसी के नाम पे आ रहा है ना वैलेंस, वैलेंसी, वैलेंस, तो वो हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहर के इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेंगे। मतलब क्या हुआ कि अंदर के इलेक्ट्रॉन का तो कोई रोल ही नहीं है उसमें। अंदर के इलेक्ट्रॉन कभी भी ना लूज होते हैं ना गेन होते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग लुईस ने क्या किया कि इनर शेल्स को या इनर इलेक्ट्रॉन्स को एक पार्ट ही कंसिडर कर लिया कि अगर इनर इलेक्ट्रॉन ना लूज हो रहा है ना गेन हो रहा है, वो सिर्फ न्यूक्लियस से अटैच है, तो न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने एक नाम दे दिया कर्नल। तो इसीलिए इनर इलेक्ट्रॉन्स एक साथ गिने जाते हैं, ठीक है। ये तो था लुईस का कंसेप्ट। अब आते हैं हमारे दिस कॉसेल के कंसेप्ट में। तो कॉसेल का कंसेप्ट भी लगभग इसी के सिमिलर है, मतलब कुछ ऐसा ही उन्होंने कंसेप्ट दिया है। तो अब देखते हैं कॉसेल का कंसेप्ट क्या है हमारे पास। सो अगर हम बात करें कॉसेल की, कॉसेल, तो कॉसेल तो साइंटिस्ट का नाम है, बट क्योंकि हम रिगार्डिंग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो लुईस ने क्या किया, एलिमेंट्स के सिंबल देना रिप्रेजेंट किए कि सिंबल्स ऐसे दिए जाते हैं, वो किस तरीके से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन शो करेंगे। तो वैसे ही कॉसेल ने बताया कि अगर हम किसी एटम की बात करते हैं, अगर हम किसी एटम की बात करते हैं तो ये जो एटम है ये हमेशा कंबाइन होने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब एटम्स कंबाइन क्यों होना चाहते हैं, तो कॉसेल ने इस पे स्टडी की। तो उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स नोन थे तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन होके नोबल गैस जैसा बन रहे हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को ये अकम्प्लिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये नोटिस किया, तो उन्होंने जितने एलिमेंट्स थे सबको देखा, हर एलिमेंट में एक चीज फिक्स है कि वो नोबल गैस तो बन ही रहा है। तो उन्होंने सबसे पहला अपना ये पोस्टुलेट दिया कि जितने भी एलिमेंट्स या बोलो एटम हमारे नेचर में हैं वो सारे के सारे नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं। अब क्यों बनना चाहते हैं, अगर मैं बोल रही हूँ कि इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, विच मीन्स वो कभी 8 से ज्यादा भी नहीं लेगा और वो 8 से कम भी नहीं करेगा, तो वो अपनी जगह पे फिक्स हो चुका है। तो वैसे ही इनके लिए कि बाकी एलिमेंट्स क्या चाहते हैं, स्टेबल होना, एक जगह पे फिक्स होना। तो वैसे ही नोबल गैस को ये अचीव करना चाहते हैं, और अगर किसी ने नोबल गैस को अचीव कर लिया विच मीन्स कि अब वो क्या है, स्टेबल की कंडीशन में आ गया है, या बोलो एक जगह पे फिक्स हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए पहला उनका पोस्टुलेट ये था कि जितने भी एटम्स हमारे पास प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा बनना चाहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने मेटल्स हैं वो जब भी कंपाउंड फॉर्म करते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, ठीक है। और अगर वो नॉन मेटल की बात करेंगे तो जितने भी नॉन मेटल हैं वो जब भी कंपाउंड बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो ये उन्होंने दूसरा अपना पोस्टुलेट दिया कि अगर मेटल्स नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, अगर नॉन मेटल नोबल गैस की तरह बनना चाहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेंगे, राइट। और आफ्टर दैट उन्होंने ये बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो ये हमेशा कैटायंस फॉर्म करेंगे
और जब भी इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तब वो हमेशा एनायन फॉर्म करेंगे। और ये तो हम पढ़ के ही आ रखे हैं कि अगर हम बात करते हैं कैटायन और एनायन की, तो कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड और एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। तो यही उन्होंने बताया कि जब भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में कोई दूसरा एलिमेंट जाएगा तो उसको पहले कैटायन बनाना पड़ेगा अगर वो मेटल है तो, और अगर वो नॉन मेटल है तो उसको पहले एनायन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये बताया। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, एक टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर दिया। अब उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये तो बता दिया कि आयंस फॉर्म हो रहे हैं, जब भी कोई नोबल गैस जैसा बनना चाहता है तो दे आर फॉर्मिंग आयंस। और कैसे आयंस? कैटायंस विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और एनायंस जो कि है नेगेटिवली चार्ज। तो उन्होंने उसके बाद ये बताया कि जो हमारे ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं क्योंकि अपोजिट है, तो ये तो हम बचपन तो नहीं 8th 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट, इनके बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यही चीज उन्होंने बताई कि जब भी कोई मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन करेगा तो वो उस टाइम पे कैटायंस या एनायन फॉर्म करेगा और आफ्टर दैट उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड हैं, अपोजिटली चार्ज्ड हैं, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी तो उस टाइम पे एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा, या बोलो एक कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताया कॉसेल ने। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसी को हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। तो ये जो केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट था वो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है, लुइस और कॉसेल ने, कि जब भी हमारे पास ये आयंस बनेंगे तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बॉन्ड बोलते हैं। तो बॉन्ड कोई लाइन नहीं है जो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, बॉन्ड इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, या बोलो बिटवीन टू आयंस, क्योंकि एटम पहले आयन बनेगा फिर ही उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यहां से कॉसेल ने क्या बताया कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आयनिक। तो आयनिक मतलब क्या हुआ, जो आयन से बनते हैं, या फिर ये बोलो जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब सबको पता है, इलेक्ट्रो मींस चार्ज की बात हो रही है, प्लस और माइनस, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने पे प्लस आ गया, इलेक्ट्रॉन गेन करने पे माइनस आ गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज एक जगह पे ही है, मूव नहीं कर रहा है, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, क्योंकि अपोजिट चार्ज के बीच में जो लगेगी वो तो स्ट्रॉन्ग ही होगी। तो ये बताया कॉसेल ने। तो कॉसेल ने हमें आयनिक कंपाउंड्स का ये बोलो एक बेस दे दिया कि आयनिक कंपाउंड्स टाइप के भी कुछ कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। लुइस ने भी तो ऐसा ही कुछ बताया था कि वैलेंसी होती है, अगर हम उसकी वैलेंसी निकालना चाहें तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज करेगा, ये हम पता लगा सकते हैं। सेम लुइस ने भी यही चीज बताई और कॉसेल ने भी यही चीज बताई। तो इन्हीं दोनों को कंबाइन करके जो पहला हमारे पास कंसेप्ट आया एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन का, वो आया केमिकल बॉन्डिंग, कि एलिमेंट्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं ताकि वो नोबल गैस जैसा बन सके, और उसके बाद उसी चीज को हम बॉन्ड बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक कंसेप्ट आयनिक का। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, सिमिलैरिटी तो यही थी कि लुइस ने क्या किया, सेम वैलेंसी निकालना बताया। तो वैलेंसी से हम यही तो पता लगाते हैं व्हाट इज वैलेंसी। तो वैलेंसी को डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, कि किसी भी एटम की कैपेसिटी टू लूज और गेन द इलेक्ट्रॉन। सेम कॉसेल ने भी वही चीज बताई कि वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और फिर कंपाउंड बन जाएगा, उसने भी वही चीज बताई। बट दोनों में डिफरेंस क्या है। अब अगर मैं बात करूं लुइस की, तो लुइस के लिए मैं एक लुइस का सिंबल ले लेती हूँ, ये सोडियम हो गया, और दूसरा सिंबल ले लेती हूँ, ये क्लोरीन हो गया। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू लुइस अगर मैं इन दोनों की वैलेंसी निकालूं
तो मुझे दिख रहा है इसके मुझे दिख रहा है कि इसके सिंबल में एक इलेक्ट्रॉन है, विच मीन्स इसकी वैलेंसी 1 होगी। ये मैं वैलेंसी लिख रही हूँ। और अब अगर मैं यहाँ देखूं, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे 8 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 4 से जितनी ऊपर चीजें होती हैं 8 में से माइनस करो, वैलेंसी निकल जाएगी। तो 8 - 7 दैट इज अगेन 1। तो दोनों की वैलेंसी 1 है, तो इसमें कोई चार्ज नहीं है जो लुईस ने बताया। लुईस ने सिर्फ ये बताया कि वैलेंसी ऐसे निकल जाएगी, तो दोनों की वैलेंसी 1 है। अब अगर मैं आ जाती हूँ कॉसेल पे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कॉसेल, अगर सोडियम है जो कि मेटल है, तो मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, राइट। और लूज करने के बाद वो क्या करेगा, कैटायन फॉर्म करेगा। कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा उसने ये बताया कि जो क्लोरीन है वो क्योंकि नॉन मेटल है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cl- फॉर्म करेगा, राइट। अब अगर मैं यहाँ चेक करूं, तो सोडियम की वैलेंसी यहाँ पे +1 है, और अगर मैं यहाँ चेक करूं तो यहाँ पे क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। तो देखो डिफरेंस आया ना, यहाँ सिर्फ वैलेंसी 1 है और यहाँ वैलेंसी +1 और -1 है। तो अकॉर्डिंग टू कॉसेल, जो ये वैलेंसीज है इन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब क्या हुआ, तो मतलब कुछ नहीं है, इलेक्ट्रो मतलब तो चार्ज के अकॉर्डिंग आ गया ना, इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन, तो वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को उन्होंने बोला कि किसी भी कंपाउंड की अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं तो वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी। इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे जो उस पे चार्ज आएगा दैट इज इलेक्ट्रोवैलेंसी। सेम ये भी इलेक्ट्रोवैलेंसी है, तो यहाँ प्लस आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, यहाँ माइनस आया क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। तो ये बताया हमारा कॉसेल ने। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, वैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी का, अदरवाइज कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इतना सब तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि जो केमिकल बॉन्डिंग की शुरुआत थी ये की किसने थी। तो केमिकल बॉन्डिंग ने स्टार्ट कहाँ से हुआ, इन दोनों के कंसेप्ट से। अब क्योंकि इन दोनों की वजह से हमें एक नई चीज मिल गई है कि आयनिक कंपाउंड हमारे पास होता है, तो नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आयनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। इससे पहले मैं एक और चीज बता देती हूँ जो कि है हमारा ऑक्टेट रूल। अब कॉसेल ने इतना सब बताया कि जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, नोबल गैस जैसा बनना चाहते हैं। ये तो बताया नोबल गैस जैसा बन रहे हैं, और नोबल गैस में सबके क्या होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। तो इसी को कॉसेल ने एक बाद में अपना रूल दिया कि हर कोई एलिमेंट क्या करना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, जिसको उन्होंने बोला ऑक्टेट रूल, राइट। तो ऑक्टेट रूल हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल मतलब सिर्फ इतना है दैट कोई भी एलिमेंट अगर अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा टू अचीव द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के जैसा हो जाएगा, विच मीन्स स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कॉसेल उन्होंने अपना ऑक्टेट रूल दिया, जो कि बाद में हालांकि लिमिट हो गया था ना, क्योंकि अभी हम पढ़ते हैं कि जो ऑक्टेट है वो सिर्फ आर्गन 3rd पीरियड तक लगता है। टोटल हमारे पास 1 to 7 पीरियड्स है, राइट। तो जो ऑक्टेट रूल है वो अप टू सिर्फ 3rd पीरियड के एलिमेंट तक लगता है, 3rd पीरियड दैट इज अप टू आर्गन। तो आर्गन क्या सबको पता है, दिस इज 2,8,8 ये होता है। तो इसके बाद ऑक्टेट रूल इज नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि उसके बाद तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं ना बैलेंस के, चेक भी कर सकते हो। जब n इज इक्वल्स टू 1 होता है विच मीन्स 1s, n इज इक्वल्स टू 2 तो विच मीन्स 2s 2p, n इज इक्वल्स टू 3 3s 3p 3d, फिर n इज इक्वल्स टू 4 4s 4p 4d 4f, ऐसे चलते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट होता है, करेक्ट है। यहाँ पे अगर मैं मैक्सिमम भरूँ 6 आ सकते हैं और यहाँ पे मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, सो 6 + 2 8, करेक्ट है। तो सेकेंड शेल में 8 ऑक्टेट पूरा होगा। अब आती हूँ मैं आर्गन पे, सो दिस इज 3s2 एंड दिस इज 3p6, ठीक है।
तो थर्ड शेल में p तक तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, बट थर्ड शेल में d ऑर्बिटल भी एग्जिस्ट करता है विच कैन अकोमोडेट 10 इलेक्ट्रॉन्स, विच मीन्स अब यहाँ पे 10 प्लस 6 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे ऑक्टेट रूल लिमिट कर जाता है। तो कॉसेल ने उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स थे, क्योंकि वो हर जगह ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे थे, तो उन्होंने तो यही बताया कि हर एलिमेंट ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। बट बाद में, क्योंकि हम जैसे जैसे नीचे जाते गए, एलिमेंट्स की डिस्कवरी तो बाद में हुई है ना, ये वाले कंसेप्ट तो 1900s में ही आ गए थे, फिर बाद में और एलिमेंट आने स्टार्ट हुए, तो बाद में ये पता चला कि ऑक्टेट से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं वैलेंस में। तो अगर थर्ड शेल वैलेंस होगा, फोर्थ शेल वैलेंस होगा, तो 18 एलिमेंट्स की कैपेसिटी या 18 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी हो जाएगी। तो 18 इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट तो नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसीलिए ऑक्टेट रूल वहां पे लिमिट हो गया था। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे दैट जो कॉसेल ने आयनिक बॉन्ड का एक हिंट दिया था कि आयनिक बॉन्ड जैसा कुछ हमारे पास होता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।